गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टॉपिक खत्म किया प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इस पूरे चैप्टर का आज हम आखिरी पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, वो है वृत्तीय गति। ठीक, वृत्तीय गति को शुरू करने से पहले आप जो प्रक्षेप्य गति पढ़े थे पिछले क्लास तक, वहां पे एक नोट करके लिखेंगे कि उसका पथ कैसा होता है। ये कभी कभार एक आध नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो भी प्रक्षेपित पिंड का जो पथ था, जो हमने देखा था ऐसा, उसको किस शेप का बोला जाता है, किस आकार का होता है वो। तो आप नोट करके वहां पे लिख लेंगे नीचे कि प्रक्षेपित पिंड का पथ परवलयाकार होता है। ठीक, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसा शेप होता है, तो परवलयाकार होता है। और ये किसने कहा था, ये किसने सिद्ध किया था? तो ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है गैलीलियो। तो ये गैलीलियो के द्वारा सिद्ध किया गया था। ठीक, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, गैलीलियो द्वारा सिद्ध किया गया था। ठीक, अब ये ऐसा नहीं है कि गैलीलियो ने ऐसा कह दिया कि प्रक्षेपित पिंड का पथ परवलयाकार होता है तो होता है। इसको दरअसल मैथमेटिकल काफी प्रूफ किया गया है इक्वेशन में, जिसको हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला के नाम से जानते हैं। और पैराबोला को ही हिंदी में हम बोलते हैं परवलयाकार। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा इसको प्रूफ किया गया है, इसका ग्राफ, कि ये इसका शेप परवलयाकार होता है। अब मैं आपको ग्राफ नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ग्राफ इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि आपका सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ है। अगर हम चीज़ों को जितना ज़्यादा डीपली चलते चलेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें समय लगेगा। तो अच्छा, हमारे लिए बेहतर यही रहेगा कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही पढ़ाई करें। ठीक, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और वृत्तीय गति को पढ़ेंगे आज। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जो है, इसके अंतर्गत आप छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे, उन टर्म्सों के आप परिभाषाएं पढ़ेंगे और छोटे छोटे फार्मूले पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है, इससे ज्यादा मार्क्स क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में एक आध नंबर के पूछ लिए जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल आया तो हो सकता है 2 या 3 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो एक आध नंबर में ही आता है। और ज्यादातर इसमें छोटे छोटे परिभाषाएं हैं, वही पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम चर्चा करते हैं कि ये वृत्तीय गति क्या होता है। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक इस प्रकार की गति जो किस तरह का आकार बना रहा है, वृत्त आकार बना रहा है। तो जब भी कोई पार्टिकल होगा, कोई बॉडी होगा या फिर कोई कण होगा, अगर वो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम रहा है और निश्चित बिंदु के चारों ओर गति कर रहा है, जिसमें कि उसकी जो डिस्टेंस है, जो दूरी है उस बिंदु से, वो हमेशा नियत रहती है, एक समान रहती है। और जब वो पूरा चक्कर काटता है तो एक पथ बनाता है और वो पथ वृत्त की आकार का बनता है। तो इसलिए इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा भी आप लिख लेंगे कि जब कोई एक कण निश्चित बिंदु के चारों ओर एक समान चाल से गति करता है तथा उसकी दूरी हमेशा नियत रहती है, तो कण का गति पथ वृत्ताकार होता है। इस गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। कैसे? ये हमने यहाँ पे कण लिए, एक बिंदु लिया पहले, ये हमारा एक बिंदु है और हमारा कोई कण है यहाँ पे। ठीक, कोई कण इधर है। अब ये कण घूमना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, गति करना स्टार्ट किया और यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, ये पूरा इस बिंदु के चारों ओर चक्कर काट रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, ये कण, एक कण पूरा ऐसे बिंदु के चारों ओर चक्कर काटता है
और इस बिंदु का और जो कण का जो दूरी है वो हमेशा एक समान रहेगा, नियत रहेगा। यहां से जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी, ये वाला कण अगर यहाँ पहुंचा है तो उतनी ही होगा। और जब आप इसको मिला देंगे इसके पूरे पथ को, तो ये कैसा शेप बन जाता है, तो ये आपका बन जाएगा वृत्त के शेप का। ठीक, अब मैं इसको डायरेक्ट बनाता हूं, बात समझ में आई ना। तो ये जो कण घूम रहा है किसी बिंदु के चारों ओर, इसकी वजह से वृत्त का शेप बन जाता है। ये हमारा बिंदु, यहाँ पे कोई कण है, अगर इसकी दूरी यहां से r होगी तो यहां जब पहुंचेगा तो यहाँ पे भी इसकी दूरी क्या होगी, r ही होगी। और ये जब पूरा चक्कर ऐसे घूम के काटेगा तो इसको हम बोलते हैं वृत्तीय गति, क्योंकि इसका पथ कैसा हो जा रहा है, वृत्ताकार हो जा रहा है। यहां तक बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जब ये पार्टिकल यहां से उठ के यहां गया होगा, यहां से उठ के यहां गया, तो ये पूरा चारों तरफ, ये वृत्त के जो चारों तरफ का हिस्सा होता है उसको हम मैथ की भाषा में परिधि बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और यहां से यहां तक परिधि पे ये जो कटा हुआ भाग हमें होगा, यहां से यहां जो हमें डिस्टेंस मिलेगी, दूरी मिलेगी, इसको हम क्या कहेंगे, चाप कहते हैं ना। तो इस चाप को हम एक्स से प्रदर्शित कर देते हैं, जो कि रेखीय विस्थापन को बताएगा। साथ में अगर ये कण यहां से यहां गया होगा तो यहां से कुछ न कुछ ये एंगल ट्रेवल किया होगा, यहां से यहां गया, टोटल हमारा वृत्त 360 डिग्री का होता है। अगर यहां से यहां गया तो कुछ थीटा एंगल उसने कवर किया होगा। ठीक, तो ये जो चाप है और ये वाला हिस्सा, तो ये जो एक्स है इसको हम बोलेंगे रेखीय विस्थापन। इसको क्या बोलेंगे, रेखीय विस्थापन। किसको, एक्स को, जो कि किस पे ये दिखा रहा है, एक्स, ये यहां से यहां तक, इस चाप पे जो परिधि पे यहां से यहां तक कण आपका कोई भी पार्टिकल गया हुआ है, तो जितनी दूरी उसने कवर की है, जितना विस्थापन हुआ है, उस विस्थापन को हमने कहा रेखीय विस्थापन। बात समझ में आई। और यहाँ पे अब चूंकि यहां से यहां गया है तो कुछ एंगल में भी परिवर्तन हुआ है, कुछ कोण में भी परिवर्तन हुआ है, तो इस थीटा को हमने कहा कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, इस थीटा को हमने क्या कहा, कोणीय विस्थापन। अब यहां से हम छोटे छोटे बिंदु अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा कोणीय विस्थापन ही रहेगा। ठीक, कोणीय विस्थापन के बारे में ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोणीय विस्थापन क्या होगा, विस्थापन का फार्मूला बोल रहे हैं, इसका परिभाषा आप ऑलरेडी जानते हैं। कहां से बनेगा इसका फार्मूला, यहां से बनेगा। ये जो एंगल इस पूरे वृत्त पे बन रहा है, इसी को तो हम बोल रहे हैं कोणीय विस्थापन। किसको मान के चल रहे हैं, थीटा को मान के चल रहे हैं। तो जो भी वृत्त के केंद्र पर कोण होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कोणीय विस्थापन कहेंगे। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पर अंतरित, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को हम क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन बोलेंगे। इसको मैं ज्यादा शॉर्टकट कर दिया। अगर और अच्छे से आप इसकी परिभाषा बनाना चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं कि जब कोई एक कण वृत्तीय गति कर रहा होगा तो उस कण के वृत्त के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा उसको हम कोणीय विस्थापन कहेंगे। लेकिन समझने के लिए एक लाइन परिभाषा अगर आप लिख लेते हैं तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चीजों को सरल बनाया जाए, जितनी आसान बनाया जाएगा उतनी ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक, तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया कोण को हम क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन कहेंगे। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। तो देखिए, अब एंगल थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लिख सकते हैं चाप अपॉन त्रिज्या। कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, होता है कि नहीं, होता है ना। चाप हमारा क्या है, यहाँ पे x है, और x को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रेखीय विस्थापन। तो ये हो जाएगा हमारा x, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो हमारे पास थीटा बराबर कितना आया, x अपॉन r आया। तो कोणीय विस्थापन कितना हुआ, x अपॉन r। यहां से ही एक रिलेशन और निकाल सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, थीटा इंटू r।
एक्स क्या है हमारा, रेखीय विस्थापन है, और थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है। यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद देखिए, जब हम बात करेंगे इसके एसआई मात्रक की, दिखाई दे रहा है ना, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, थीटा का। तो थीटा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, हमें पता है कि एंगल का क्या होता है, रेड होता है, रेड मतलब रेडियन होता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं रेडियन, रेडियन, और इंग्लिश में इसी को हम RAD, रेड से दर्शाते हैं, उसका ये सिंबल है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो थीटा है, जिसको हम बोल रहे हैं कोणीय विस्थापन, क्या इसके पास डायरेक्शन है, क्या इसके पास दिशा है? तो आंसर है कि हाँ, बिल्कुल इसके पास दिशा होती है। अगर इसके पास दिशा होती है तो थीटा क्या है, थीटा यानी कि कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक, सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन जिसके पास होती है इसका मतलब वो सदिश राशि है। नेक्स्ट, अब ये यदि इसके पास दिशा होती है तो दिशा किधर होती है ये हम जानना चाहते हैं। तो दिशा को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, दाएं हाथ का नियम, जो इससे पहले भी एक बार मैं चर्चा कर चुका हूं, उसका इस्तेमाल करके हम इसकी दिशा को ज्ञात करते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इस डायग्राम को देखिए। सबसे पहले अपना दायां हाथ आप इससे निकालिए, ये हाथ का हमारा पंजा, और ये हमारा क्या है, कर्ल। जब आप इन उंगलियों को मोड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा, कर्ल बनाएगा। और ये है हमारा थंब, जो कि हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, दिशा देगा। तो आप जब हाथ को, दाएं वाले हाथ को लेके ऐसे करते हैं, ऐसे, तो अगर हमारा वृत्त का जो पथ है, अगर इस तरफ ऐसे घूम रहा है, इधर देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, जो हमारी उंगली, ये वाली उंगली मुड़ रही है, ये दर्शा रहा है वृत्त का कि किस तरीके से गति कर रहा है, कण वृत्तीय गति कर रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जब ये गति कर रहा है तो ये अंगूठा हमारा देखिए किधर है, बाहर की ओर है। तो अभी जो हमें डायरेक्शन मिलेगा कोणीय विस्थापन का, वो किधर मिलेगा, बाहर की ओर मिलेगा। ठीक, अगर ये उल्टी डायरेक्शन में इधर घड़ी की दिशा में अगर घूमता, तब हम क्या करते हैं, तब हम इसको ऐसे हाथ लेते और अंगूठा को इधर अंदर की ओर और ये कर्ल ऐसे बनाते, तब ये दिख रहा है कि ये ऐसे घूम रहा है और डायरेक्शन किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो एक समय पर हम देख पा रहे हैं कि एक समय पर ये बाहर की ओर डायरेक्शन दे रहा है, दूसरी तरफ ये अंदर की ओर डायरेक्शन दे रहा है। तो दो डायरेक्शन इसके पास हो गई, एक बाहर की ओर, एक अंदर की ओर। अब ये बाहर की ओर जो है और फिर अंदर की ओर जो डायरेक्शन है, क्या हमें ये दिखती है? तो आंसर है कि वास्तव में ये हमें डायरेक्शन नहीं दिखेगी। ठीक, हमें केवल एक्स वाई ही दिखता है, ये दिखेगा नहीं, लेकिन हम सपोज करेंगे ये है। ठीक, कैसे है, हम कैसे मान ले? तो मानना इसलिए है क्योंकि जैसे आप जब आप नट खोलते हैं तो आप देखते हैं कि एक समय जब आप नट को घुमाते हैं तो वो बाहर की ओर आता है, और एक समय पर जब नट को कसते हैं तो वो फिर अंदर की ओर जाता है। होता है कि नहीं, आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं उसके पास दिशाएं कितनी हो रही हैं, दो हो रहा है, और विस्थापन भी हो रहा है। ठीक, अंदर की ओर और बाहर की ओर। तो यहां पे देखिए, अगर ये चीज ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब अगर ऐसे घूम रहा है तो ये बाहर की ओर, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, बाहर की ओर। इसको हम लेते हैं पॉजिटिव। और जब ये इधर घूमेगा इधर की ओर, तो इसका डायरेक्शन हो जाता है निगेटिव, मतलब ऐसे घूमेगा तो अंदर की ओर। तो डायरेक्शन किधर हो गया, अंदर की ओर। तो जब अंदर की ओर होगा तो हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। जब भी बाहर की ओर चीजों को हम दर्शाते हैं तो हम डॉट करके, गोला करके दर्शाते हैं। अंदर की ओर चीजों को दर्शाने के लिए हम एक्स बना के ऐसे दर्शाते हैं। ये एक्स बताता है कि अंदर की ओर है और ये बताता है बाहर की ओर। अब जो एक्सिस हमें दिख ही नहीं रही है तो हम उसको दिशा कैसे मानेंगे? तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी कोणीय विस्थापन की दिशा होगी वो दाएं हाथ के नियम अनुसार घूर्णन की अक्ष की ओर होगा, घूर्णन की अक्ष की ओर होगा। कोई भी चीज जब
घूमता है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो घूर्णन उसके एक किसी एक्सिस पे हो रहा है, किसी अक्ष पे हो रहा है, तो जो उसका घूर्णन का अक्ष होगा दिशा वही होगी। चाहे अंदर की ओर कर रहा है तो अंदर की ओर, बाहर की ओर कर रहा है तो बाहर की ओर। तो आप यहां पे लिख सकते हैं दाएं हाथ के नियम अनुसार, दाएं हाथ के नियम अनुसार दिशा घूर्णन की अक्ष की ओर होगा। ठीक, दाएं हाथ के नियम अनुसार दिशा घूर्णन की अक्ष की ओर होगा। ठीक, अब दो अक्ष बनेंगे, अक्ष तो एक ही है, वो दो तरह से काम करेगा, एक तरफ अंदर तरफ, एक तरफ बाहर की तरफ। ठीक, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम अब अगला टर्म लेते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूं अब। अगला टर्म है कोणीय वेग। कोणीय वेग परिभाषा आप कैसे बनाएंगे? वेग की परिभाषा हमें आता है कि विस्थापन के परिवर्तन की जो दर होती है, समय के साथ अगर विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है तो उसी को हम कह देते हैं वेग कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब कोणीय वेग है तो जहां पे आप विस्थापन लिख रहे हैं वहां पे क्या लिख देंगे? कोणीय विस्थापन। जब कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन होगा तो उसी उसके दर को हम क्या कह देंगे? कोणीय वेग कह देंगे। तो इसकी परिभाषा आप लिखिए कि किसी कण के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? कोणीय वेग कह देंगे। कोणीय वेग कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आया? अब देखिए इसको दर्शाएंगे कैसे कोणीय वेग। तो कोणीय वेग को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं ये देखने में तो W जैसा लग रहा है, लेकिन ये W नहीं है। इसको हम W नहीं कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। ये क्या पढ़ते हैं? इसको हम ओमेगा। क्या पढ़ेंगे आप? ओमेगा पढ़िएगा, इसको W मत पढ़िएगा, ओमेगा है ये। ठीक, तो ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन यानी थीटा, और दर यानी समय के साथ बदल रहा है तो हम इसको T लिखेंगे। और अच्छे से अगर हम इसको लिखना चाहें, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन को दिखाना चाहे तो ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये हमारा फार्मूला बना किसका? कोणीय वेग का। अगर आप बात करेंगे ऐसे इसकी एसआई मात्रक की, तो एसआई मात्रक इसका कितना हो जाएगा? डी थीटा, थीटा का मात्रक रेड यानी रेडियन, और समय का मात्रक सेकंड, तो ये डिवाइड में है तो पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, रेड पर सेकंड, इसका हो गया सही मात्रक। कैसी राशि है ये? यह एक सदिश राशि है, इसके पास डायरेक्शन है, यह एक सदिश राशि है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगेन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इसी का नया टर्म अब लेते हैं रेखीय वेग। रेखीय वेग किसे कहेंगे हम? रेखीय वेग। यहां पे क्या पढ़े थे? कोणीय वेग। अब क्या हो रहा है? रेखीय वेग। यहाँ पे एंगल के रूप में विस्थापन हो रहा था, यहाँ पे कैसा विस्थापन होगा? यहाँ पे रेखीय विस्थापन होगा किसी सरल रेखा में। तो आप लिख सकते हैं किसी कण के रेखीय की जगह, कोणीय की जगह पे रेखीय कर दीजिए। किसी कण के रेखीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम रेखीय वेग कहेंगे। ये आप बढ़ा के लिख लीजिएगा।
ठीक। रेखीय वेग को हम दर्शाएंगे v से। v बराबर रेखीय विस्थापन अभी हमने डायग्राम बनाया था तो कितना लिया था, x लिया था, अपॉन समय को हम t से दर्शाएंगे। इसी को और अच्छे से अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt लिख सकते हैं। ठीक। अब इस ओमेगा में और रेखीय वेग में, यानी कोणीय वेग और रेखीय वेग में हम संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तो ये संबंध स्थापित कैसे हो सकता है, तो संबंध स्थापित कैसे होगा, हमने पढ़ा था कि x बराबर कितना हो सकता है, r थीटा हो सकता है। कहाँ पे, वो पहला फार्मूला जो हमने डिराइव किया था, x बराबर r थीटा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हाँ r थीटा, हाँ सही है, v dx अपॉन dt। ठीक, हाँ, तो ये वाले चीज को आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड ना, देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे x का। कहाँ पे पुट करें, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ये वाला रिलेशन निकाल रहे हैं ओमेगा और इसमें v में। ठीक, तो पुट कर देते हैं, तो v बराबर हो जाएगा ये dx की जगह पे ये वाली वैल्यू आप पुट करेंगे तो r इंटू थीटा की जगह पे हम d के फॉर्म में लिख रहे हैं तो d थीटा लिख देंगे अपॉन डी टी। ठीक, दिख रहा है ना, ठीक, r d थीटा अपॉन डी टी। अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, d थीटा अपॉन डी टी हमने पढ़ा है, यहाँ पे क्या होता है, कोणीय वेग होता है, ओमेगा होता है। तो क्या हम इसकी जगह पे r d थीटा अपॉन डी टी की जगह पे हम ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, किसके किसके बीच का संबंध आ गया, रेखीय वेग और कोणीय वेग। v बराबर कितना होता है, r ओमेगा हो जाएगा। तो एक फार्मूला हमारे पास ये मिल गया, और इसी से हम ओमेगा बराबर अगर लाना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा, v अपॉन r हो जाएगा। इन दोनों रिलेशन को आपको याद रखना है। ये किसका किसका संबंध बता रहा है, रेखीय वेग और कोणीय वेग का बीच का संबंध। ये r क्या है, ये r त्रिज्या है। ठीक, तो ये था कोणीय वेग और रेखीय वेग। अब आगे बढ़ते हैं, अब नया टर्म लेते हैं, इसको मैं अब रफ कर रहा हूं, आप लोग नोट करते चलिए। देखिए, अगला टर्म है हमारे पास आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। ठीक, अगर बार बार कोई चीज आ जा रहा है तो वो उसकी हम आवृत्ति कहते हैं। ठीक, जैसे कि कोई भी चीज है, अगर आप मान लीजिए ये हमारे पास पेन है, अगर मैं इस पेन को ऐसे हिलाया और बार बार देख रहे हैं कि ये इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है। हमने इस पेन को एक बार हिलाया तो हम ये देखते हैं कि ये एक सेकंड में ये 3 बार आया। कोई दूसरा चीज हमने हिलाया तो देखते हैं कि वो एक सेकंड में 20 बार आया। इसी तरीके से एक सेकंड में 60 बार, एक सेकंड में 500 बार। तो ये उस वस्तु की, उस पार्टिकल की या फिर उस कण की क्या हो गई, आवृत्ति हो जाएगी। 500 प्रति सेकंड, 500 बार प्रति सेकंड, 600 बार प्रति सेकंड, 6 बार प्रति सेकंड, 10 बार प्रति सेकंड। तो ये क्या बता रहे हैं हम, कि वो चीज कितनी बार आ रहा है। तो कोई भी चीज अगर बार बार अपनी जगह पे आ जाता है तो हम उसकी आवृत्ति को बोलते हैं, कि वही चीज आवृत्ति होता है। अब चूंकि यहाँ पे वृत्तीय गति को हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि कोई भी कण होगा, कोई भी पार्टिकल होगा, और वो एक सेकंड में जितनी बार वृत्त का चक्कर काटेगा। फिर से ध्यान से सुनिए, कोई हमारे पास कण है, वृत्तीय गति में वो एक सेकंड में जितनी बार वृत्त का चक्कर काटेगा, उस संख्या को, उस चक्कर की संख्या को हम बोलते हैं आवृत्ति। ठीक, आप मार्केट में गए होंगे, आप में से बॉयज बहुत लोग गए होंगे, तो आप ये नाम कभी सुने होंगे, आरपीएस या फिर आरपीएम। कभी किसी को ध्यान में होगा, याद कीजिए, आरपीएम या फिर आरपीएस। आरपीएस को हम बोलते हैं राउंड पर सेकेंड, आरपीएम को बोलते हैं हम राउंड पर मिनट। जब आप मार्केट में फैन वगैरह लेने गए होंगे तो उसमें फैन पे लिखा रहता है, या फिर जो स्लिप मिलेगा आपको उस पे लिखा रहता है आरपीएम। तो आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट, कि एक मिनट में वो फैन कितनी बार राउंड लगा ले रहा है, कितनी बार वृत्तीय गति कर ले रहा है। तो ये उसकी आवृत्ति को बता रहा है। राउंड पर सेकंड, इसका भी मतलब हुआ कि वो एक सेकंड में कितनी बार गति कर सकता है। ठीक, तो ये आरपीएम, आरपीएस, ये सब क्या है,
उसके आवृत्ति हैं। इसी टाइप से जो हम मोटरसाइकिल के टायर वगैरह लेने जाते हैं उसमें भी उस पे भी आरपीएम लिखा रहता है, यानी राउंड पर मिनट की 1 मिनट में वो चक्का कितनी बार राउंड मार सकता है, तो ये उसका आवृत्ति शो कर रहा है। ठीक, तो इसकी आप परिभाषा ले लेंगे कि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में कण द्वारा लगाए गए 1 सेकेंड में कण द्वारा लगाए गए वृत्त के चक्रों की संख्या। 1 सेकेंड में कण द्वारा जितनी बार वृत्त के चक्कर लगाया जाएगा उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। अब ये आवृत्ति को हम दर्शाएंगे कैसे, तो दर्शाने के लिए आप अलग अलग बुक में आप जब पढ़ेंगे तो इसको अलग अलग तरीकों से दर्शाया जाता है। किसी बुक में आप देखेंगे ये म्यू से दर्शाया जाता है, किसी बुक में आप देखेंगे ये एन से दर्शाया जाता है, और किसी बुक में ये एफ से दर्शाया जाता है। ठीक, तो ये 3 चीजों में इसको हम दर्शाया जाता है अलग अलग बुकों में। लेकिन अब ये लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमें कंफ्यूजन ना हो, हमें आसान हो। तो आवृत्ति को इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का स्पेलिंग एफ से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम इसको एफ से दर्शाएंगे। ठीक, तो स्मॉल एफ से हम इसको दर्शाएंगे। एफ बराबर 1 सेकेंड में कण द्वारा लगाए गए वृत्त की संख्या, तो 1/t। ये t क्या है, समय है, तो 1/t, तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा पर सेकेंड। ठीक, ये है हमारे पास आवृत्ति। और इसी को एक और मात्रक के रूप में हम जानते हैं, या करके लिख लीजिएगा, हर्ट्ज। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। हर्ट्ज। ठीक, 2 मात्रक होते हैं, एक तो पर सेकेंड, दूसरा हर्ट्ज, जिसको डिनोट करते हैं हर्ट्ज को HZ से। अगला टर्म लेते हैं। अब अगला टर्म है आवर्तकाल। आवर्तकाल हमने अभी तक पढ़ा कि 1 सेकेंड में कण द्वारा जितना भी चक्कर वृत्त का लगाया जा रहा है हम उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी फिर आवृत्ति बोलेंगे। लेकिन अब एक चक्कर लगाने में उसको जितना समय लगा, किसको, पार्टिकल को या फिर कण को, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड बोल रहे हैं, एक चक्कर लगाने में जितना समय उसको लगा पार्टिकल को, उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक, इंग्लिश में टाइम पीरियड। तो कण द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, इसका डेफिनेशन, कण द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, कि उसे एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा उसी को हम बोलेंगे आवर्तकाल। समय हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इसको t से डिनोट करेंगे, और t बराबर हो जाएगा ये 1/f। इसी का पलट दीजिए आप। अगर आप f बराबर 1/t कर देते हैं तो ये इसका फार्मूला बन जाता है आवृत्ति का। और जब आवर्तकाल को आपको बनाना है तो t को ऊपर ले जाइए 1 को, और f को क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, तो ये बन जाता है आवर्तकाल। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा, ये f नीचे आया है तो इसका हो जाएगा, f का मात्रक कितना है, हर्ट्ज है या फिर प्रति सेकंड है। ठीक, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, आवर्तकाल समय, तो समय का तो फिर लगा समय तो ये सेकंड ही हो जाएगा। तो इसका मात्रक कोई नया तो बनेगा नहीं, अगर ये पर सेकंड हमने यहां लिया था तो ये ऊपर जाके सेकंड ही बनाएगा। वैसे भी हम समय ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड ही हो जाएगा। ठीक, समझ गए, सेकंड। अब इसमें हम एक चीज और करते हैं कि इसमें हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि जो हमने पढ़ा था कोणीय वेग, कोणीय वेग और इनके में क्या आपसी संबंध है, हम उनको गणना करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा था ये, यहां पे हमारे पास कोई पार्टिकल है, ये यहां से यहां चक्कर लगाता है, तो कितना चक्कर लगाता है, 360 डिग्री लगाता है, 360 यानी 2 पाई। ठीक,
ओमेगा की बात कर रहे हैं, कोई पार्टिकल हमारे पास यहाँ है, जब ये पूरा अपना कंप्लीट चक्कर एक चक्कर लगाता है तो कितना चक्कर लगाया, 2 पाई लगाया, क्योंकि पूरा हमारे पास एंगल कितना होता है, कितने रेडियन का, 2 पाई रेडियन का होगा। ठीक, तो ये पूरा जो चक्कर लगाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं टाइम। एक चक्कर लगाने में इसको समय कितना लगा, तो समय को हम बोल दिए कि टी समय लगा। कितना चक्कर लगाया ये, थीटा का मान कितना आ गया, 2 पाई, 2 पाई लगाया ना। तो हम इस टर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो इस टर्म में हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा बराबर डी थीटा। थीटा हमारे पास क्या हो गया, 2 पाई हो गया, क्योंकि एक चक्कर लगाया तो 2 पाई लगाया, और समय हमने क्या लिया, टी लिया, 2 पाई अपॉन टी। अब देखिए आप इसी चीज को अब आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई 1 अपॉन टी क्या होता है, 1 अपॉन टी एफ होता है, तो ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ। यहां पे एक नया फार्मूला आया, 2 पाई एफ, ये क्या है, ये बता रहा है कि एक चक्कर में कितना समय लगा, और ये रिलेशन बता रहा है किसका, एफ और ओमेगा का। ओमेगा क्या है हमारे पास, कोणीय वेग है, और एफ है हमारे पास आवृत्ति। तो इसका मतलब ये वाला जो फार्मूला है ये किसका संबंध बता रहा है, आवृत्ति और कोणीय वेग का संबंध बता रहा है। और यहाँ पे हमारे पास टी क्या है, आवर्तकाल। तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन टी को हम चेंज करके एफ लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 पाई एफ लिख दिया। तो जैसा आपको न्यूमेरिकल्स अगर आता है तो जैसा फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, इस टाइप से आप इसको रिवर्स कर लेंगे और फार्मूला बैठा लेंगे, आंसर ला लेंगे। ठीक, तो हमने अभी तक कितने पॉइंट पढ़ लिए, आवृत्ति पढ़े, आवर्तकाल पढ़े, कोणीय वेग पढ़ा हमने, रेखीय वेग पढ़ा। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं, अब 1-2 पॉइंट और बचे हैं, उनको भी हम कवर करेंगे।